को मालूम है, आज हम यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किया जा रहा है। कार्यक्रम को प्रारंभ में सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए हमारी आज की मुख्य वक्ता रोहिणी परमार मैडम एवं उनके सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती का वंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एवं मैं प्राचार्य मैडम को भी आमंत्रित करती हूँ दीप प्रज्वलन के लिए। शुभांगी चौबे और हर्षिता गुप्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और सरस्वती वंदना करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, ये वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कार्यक्रम के बेला को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज के मुख्य वक्ता रोहिणी परमार मैडम के स्वागत हेतु मैं रेड रिबन क्लब अधिकारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर शीतल ब्रह्मणे मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और मैडम का स्वागत करें। इसी के पश्चात मैं अवस्थी मैडम के स्वागत के लिए रोहिणी मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे आएं और मैडम का स्वागत करें। धन्यवाद। उनके साथ उपस्थित सभी छात्राओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारी मुख्य वक्ता रोहिणी परमार मैडम आप मित्र श्रृंगार समिति में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रही हैं और आज हमारे बीच में एड्स के संबंध में बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराएंगी। जैसा कि इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है, असमानताओं को समाप्त करें, एड्स को खत्म करें, महामारी समाप्त करें। इस विषय पर मैडम हमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देंगी। अगली कड़ी में मैं हमारी मुख्य वक्ता रोहिणी परमार मैडम को आदरणीय प्राचार्य महोदया, रेड रिबन क्लब के इस महाविद्यालय की अधिकारी और अवस्थी मैम, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है
कि मैं 1857 की क्रांति की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उपस्थित हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और जिस तरह का सहयोग आपके महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब के अधिकारी और जो अन्य सहयोगियों ने दिखाया है उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और पिछले कई दिनों से मेरी शीतल मैम से और बाकी भी मैम से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप आइए और बच्चों के बीच में, छात्राओं के बीच में विश्व एड्स दिवस जो हमने 1 दिसंबर को मनाया है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम आप लोगों में से किसी को पता है कि हमने इस साल विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रखी है? क्योंकि आप लोग पिछले 7 दिनों से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? एड्स को समाप्त करें और महामारी को खत्म करें, ये इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है। जब भी हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, असमानता की, तो इस शब्द का मतलब जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने 3 शब्द दिए थे, उसमें से एक शब्द है इक्वालिटी। व्हाट डज इट मीन? इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जब भी हम समानता की बात करते हैं तो उससे क्या केवल हमारा मतलब केवल गरीबी या अमीरी होता है? अगर हम देखें तो आज दुनिया में, आज समाज में बहुत सारी असमानताएं फैली हुई है। हम लोग हमारे घरों में रहते हैं, आराम से अपना जो भी पढ़ाई है, शिक्षा है वो पूर्ण करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो शायद इन आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। आप सभी यहाँ बैठी हुई हैं, आपको ये मौका मिला है कि आप इस महाविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन आपके साथ की कुछ ऐसी भी छात्राएं होंगी शायद उन्हें इस महाविद्यालय में आने का मौका भी नहीं मिलता है। और अगर हम एड्स के प्रोस्पेक्टिव में इसकी बात करें तो HIV और एड्स दोनों में एक मेजर अंतर होता है। HIV क्या है, एड्स क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसके बाद आपको बताऊंगी। लेकिन इनइक्वालिटीज में असमानताएं क्या होती हैं, असमानताओं को हमारे देश में, हमारी दुनिया में वो ये कहती है कि 48% जो धन है वो केवल 1% लोगों के पास में है। मतलब कितनी असमानता है कि एक व्यक्ति जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट के मकान में केवल 4 लोग रह रहे हैं, वहीं 4 लोग जो एक छोटी सी आपने मुंबई में अगर एक बस्ती है धारावी, वहां पे इतने छोटे छोटे घरों में 5-5, 10-10 लोग रह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी असमानता है? ये केवल इसी पक्ष में है कि गरीबी या अमीरी, लेकिन कुछ असमानताएं ऐसी होती है जो हमको भगवान से दी जाती हैं, या हम बोले कि प्रकृति से दी जाती है, कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई सफेद है। ये एक असमानता हो गई। लेकिन एक अप्राकृतिक असमानता होती है जो समाज में हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं या हम लोग लाते हैं। तो राजनीति के एक बहुत ही अच्छे चिंतक हैं रूसो ने अपनी एक पुस्तक में यही चीज बताई है कि प्राकृतिक असमानता जो हमें प्रकृति से मिलती है, इट इज ओके, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो असमानता जो हम इस दुनिया में आके लोगों के बीच में उत्पन्न करते हैं, वो असमानता को हमको खत्म करना है। वो असमानता हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब बराबर हैं। हम लोगों कोई अमीर है, कोई गरीब है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे आसपास जो लोग नाली साफ करते हैं, जो लोग हमारे घरों के कि उन लोगों के जीवन में क्या समस्याएं हैं। अगर मैं एक HIV पेशेंट की भी बात करूं तो हम सोचा ठीक है HIV है, एड्स है, हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन होता क्या है कि जब ये चीज हमारे ऊपर आती है तब हमको ये चीज समझ में आती है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम उन चीजों से हमेशा दूर भागते हैं, लेकिन वो एक कहावत है ना, आप मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। जब तक वो चीज आपके ऊपर नहीं आएगी ना, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। अब मैं अपने मूल विषय जिसके लिए मुझे यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिए बुलाया गया है, तो यदि हम इस वर्ष एड्स
वीक मना रहे हैं या हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया है, तो हमने क्या सीखा? हमने इस पिछले एक हफ्ते में हमने क्या सीखा? क्या हम विश्व एड्स दिवस अगर हम लोग हर वर्ष मना रहे हैं, तो जो हमारे समक्ष HIV पेशेंट है, क्या उनके प्रति हमारे क्या विचार है? हमको क्या लगता है कि ये व्यक्ति HIV है तो इसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है? लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले हमें इसकी जानकारी हो। हम लोग हमेशा एड्स को, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है और भारत जैसे देश में तो यौन शिक्षा पे बात करना भी मेरे ख्याल से एक पाप जैसा समझा जाता है, लेकिन सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है और इस उम्र में तो बहुत ही ज्यादा। आप सभी को पता है कि एड्स फैलने के मुख्य 4 कारण क्या है? एक एक बिल्कुल आप बताइए जी। दूसरा कारण है कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो अगर कोई एड्स संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अगर किसी और में डोनेट कर दिया जाता है या उससे, ठीक है, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो अगर किसी और को इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, एड्स से कोई पीड़ित व्यक्ति का इंजेक्ट किया और इंजेक्शन को यूज कर लेता है, जो सीरीज होती है उसको अगर बिना चेंज किए, ठीक है, एड्स फैल सकता है। और ऐसे ही कोई कंटेमिनेटेड वो यूज कर लेता है। 4th क्या बोला? माता से बच्चे को भी होता है? अगर माँ को भी तो वो ट्रांसलेट हो जाता है अपने बच्चों को, जो बच्चे जन्म लेते हैं माँ से, तो वो उनमें भी। ठीक है, चलिए 2 जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। देखिए 4 विषय उन्होंने बता दिए हैं, फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि HIV फैलने के मुख्य 4 कारण हैं। एक तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त को चढ़ाने से। यदि कोई व्यक्ति है जो कि HIV से संक्रमित है, यदि आपने उसका रक्त अपने शरीर में यदि किसी हॉस्पिटल वगैरह में अगर आपको वो डोनेट हुआ है तो वहाँ से संभावना रहती है। एक दूसरा कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। असुरक्षित यौन संबंध में यदि आप कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो असुरक्षित यौन संबंध होते हैं। तीसरा जो है संक्रमित माता के गर्भ से बच्चे को HIV हो सकता है। और 4th रीजन है, अगर कोई व्यक्ति है जिसने किसी संक्रमित कोई व्यक्ति है जो सुई का प्रयोग करता है और वही संक्रमित सुई यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग कर लेता है तो वो एक और कारण है। तो ये 4 कारण सबसे मुख्य कारण हैं जिनसे HIV फैलता है। अब मैं ये क्यों नहीं कह रही हूं कि एड्स फैलता है, तो दोनों में एक अंतर होता है, HIV और एड्स। देखिए HIV जो है वो एक वायरस है जो आपकी बॉडी में इंटर करता है, और HIV जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक पहली स्टेज है। यदि यहाँ पर आपने इस बीमारी को रोक लिया तो आप एड्स की सिचुएशन तक नहीं आएंगे। तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इनडिफिशियंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे HIV और एड्स, तो हम लोग, हमारी जो संस्था है या जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो यही काम कर रहा है कि यहाँ पर हमने यदि HIV को रोक लिया तो हम एड्स तक आने तक नहीं आ पाएंगे। क्योंकि यदि किसी को HIV है, यदि कोई PLHIV पेशेंट है, इट मीन्स पर्सन लिविंग विथ HIV, अगर हमने उसको ART थेरेपी दे दी तो वो एड्स तक नहीं आ पाएगा और वो पूरी लाइफ टाइम बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। एक हेल्दी डाइट के साथ वो बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एड्स तक नहीं, वो कंडीशन वर्स्ट कंडीशन है। और HIV में होता क्या है, HIV में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता इसको खत्म कर देता है। तो यदि आपकी बॉडी में से इम्यूनिटी अगर खत्म हो जाती है तो कोई भी डिजीज आपको बहुत जल्दी लग जाती है, और बहुत जल्दी लग जाती है फिर आप बहुत लंबे समय तक उस बीमारी से बाहर नहीं आ पाते। एग्जाम्पल, यदि आपको चोट लग जाए या आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आपको, यदि आप PLHIV पेशेंट हैं तो अगले नॉर्मल, यदि सामान्य इंसान को यदि
HIV होता है, सॉरी, अगर सर्दी जुकाम होता है तो वो 2 या 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन जो PLHIV पेशेंट है उसके लिए ये एक लंबा सर्कल होता है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो आप धीरे धीरे फिर जो है वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हो। तो यहाँ पे आपकी HIV वायरस आपकी बॉडी में आकर आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है। तो यदि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई तो आप किसी भी बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में, आपने पढ़ा होगा बायो में, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि हमारे बॉडी की फायरवॉल होती हैं। और HIV से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसकी ये जो फायरवॉल होती है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, यही काम नहीं करती है। तो मेनली ये वायरस जो है यही काम करता है, और धीरे धीरे जो है जो इंसान है वो एड्स की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हमारे समाज में लोगों को ये लगता है कि यदि वो HIV पेशेंट है तो उसने कोई गलत काम किया होगा, या वो लोगों के मन में ये विचारधाराएं होती है। लेकिन अभी का, पिछले 1 महीने पहले का मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ कि एक बच्चा जो कि 4 वर्ष का है वो HIV पॉजिटिव है। अब वो बच्चा कैसे HIV पॉजिटिव है, लोगों को केवल एक कारण पता होता है, लेकिन इसके बाद के 3 कारण भी तो है ना। उस बच्चे को किसी ने हॉस्पिटल में HIV संक्रमित रक्त जो है उसे चढ़ गया था, तो 4 वर्ष का बच्चा मैम संक्रमित हो गया। तो हम लोगों को ये लगता है कि 4 साल का बच्चा जिसको कोई जानकारी नहीं है लेकिन वो HIV पेशेंट है। तो इस विश्व एड्स दिवस के दिन हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि समाज में जागरूकता आए कि इन एक रीज़न के अलावा भी ये 3 रीज़न भी हो सकते हैं। एक्चुअली मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आप सभी के साथ वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ से मैं आपको कुछ थोड़े से आंकड़े जो है वो आपको बता देती हूँ कि भारत में अभी HIV की क्या स्थिति है। हाँ मैम, हाँ तो अपन करवा लेते हैं। मैं आपको जिन मित्र श्रृंगार समिति और जितने भी TIs हैं जो कि HIV पे काम करते हैं, तो एक सबसे सेंट्रल लेवल पर एक केंद्रीय एक संस्था है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसी के सुपरविजन में काम करती है MPSEC, मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल अथॉरिटी, और उसके नीचे है DAPCO जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट एड्स प्रिवेंशन यूनिट, जिला एड्स एवं नियंत्रण इकाई, और उसी के अंतर्गत हमारी संस्था जो है मित्र श्रृंगार समिति वो कार्य करती है। नेको ने ये पाया है, जब शुरू में भारत देश में एड्स का वायरस आया था, उस समय उन लोगों ने कुछ प्रमुख लोगों में से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनको HIV के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें HIV में एक तो होती हैं FSW, फीमेल सेक्स वर्कर्स, FSW उनके लिए काम करती है नेको। इसके अलावा है MSM कम्युनिटी, वे पुरुष जो दूसरे पुरुषों के साथ सेक्स करते हैं और इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले IDU और TG जो कि जिनको हमारे समाज में हिजड़ा बोलते हैं। ये वो HRGs हैं या वो हाई रिस्क ग्रुप्स है जहाँ से HIV जो है जनरल पॉपुलेशन में फैलता है। तो इन चार लोगों पर जो है TIs काम करते हैं, और यहीं से यदि हम यहाँ पे प्रिवेंशन करते हैं तो धीरे धीरे फिर जो है समाज में भी हम इन चीज़ों को जो है रोक सकते हैं। तो यहाँ पे नेको काम करता है। और कोई ऐसा प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो, यदि मैं किसी को कोई डाउट हो। आप लोगों ने पोस्टर वगैरह बनाए विश्व एड्स दिवस पे? यस, मैं पोस्टर्स तो अभी नहीं बनाया लेकिन निबंध लिखा अभी हमारे। निबंध किस विषय पर लिखा? एड्स पर। एड्स पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था। अच्छा, मैं आपको एड्स से रिलेटेड कुछ
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसमें हम जानेंगे कि HIV क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं और भारत में अभी HIV की क्या स्थिति है। सर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि एड्स का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक प्रकार का HIV वायरस होता है। देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं वायरस होता है HIV, HIV-1 और HIV-2। इनमें सबसे ज़्यादा HIV-1 सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके अलग अलग, जैसे कोरोना भी एक ग्रुप का सदस्य है ना, कोरोना भी एक वायरस है, उसके भी बहुत सारे हैं, जैसे कोविड-19 है, सॉर्स वायरस है, उसी तरीके का HIV के भी कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें से HIV-1 जो है वो अत्यधिक प्रचलित है। अगर हम HIV 3 मुख्य समूहों मेजर M, आउटलेयर O और न्यू ग्रुप N में विभाजित किया गया है। और ये जो P जो टाइप है वो अभी तक इंडिया में नहीं मिला है, ये केवल पेरिस में मिला है, पेरिस मतलब फ्रांस में मिला है। इसके बाद ग्रुप M को वंशावली संबंध के आधार पर आगे सब टाइप्स A के में विभाजित किया है। देखिए, भारत में HIV-1 का जो सब टाइप C है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मतलब जितने भी अधिकतर पेशेंट्स आते हैं वो इस C टाइप से इन्फेक्टेड होते हैं। साइज है 120 nm, इस तरह का वायरस होता है जो आपकी बॉडी में HIV संक्रमण होने के बाद आता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उसके अलग अलग टाइप हैं, P24, P17, P6, ये HIV वायरस के टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, यदि भारत में हम देखें, अभी 2020 के अंत तक भारत में 21.40 लाख लोग जो हैं वो PHIV से पीड़ित हैं। और यदि हम देखें तो वयस्क में 15 से 49 वर्ष में HIV का फैलाव 0.22% है, यानी कि जितने भी टोटल PLHIV हैं उनको 2/5 से 40, हाँ, मतलब इसका मतलब ये कि 42% जो ये HIV है वो महिलाओं में ज़्यादा है। और अगर वर्ष 2017 में लगभग 87.58 हजार नए HIV संक्रमण और 69.11 हजार एड्स संबंधी मृत्यु हुई है। आप ये आंकड़ा देख रहे हैं कि 2017 में 69.11 हजार जो लोग हैं वो एड्स से जिनकी डेथ हुई है, तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। और यदि हम देखें, अनुमानित 22,667 गर्भवती महिलाओं को मां से बच्चे में HIV फैलने से बचने के लिए ART की जरूरत है। ART आप लोग जानते हैं, HIV पॉजिटिव होने के बाद एक एंट्री ART थेरेपी होती है, उसको जो है सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसमें जो है दवाइयाँ आपको निःशुल्क दी जाती हैं, तो ये ART थेरेपी होती है। इसके बाद अगर देखें तो भारत देश के मिजोरम एक स्टेट है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वयस्क HIV का फैलाव है, जो 2.04% था। इसके बाद मणिपुर भी मिजोरम के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर भी 1.43% और नागालैंड भी वही है, 1.15% फैलाव है। मतलब ये तीनों स्टेट्स जो हैं इंडिया में हाई रिस्क पे है, यहाँ पर HIV का फैलाव सबसे ज़्यादा है। और यदि हम अपने मध्य प्रदेश, प्यारे मध्य प्रदेश की बात करें तो HIV का फैलाव 0.09% है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। हाँ, ये 4 मुख्य कारण जो कि HIV फैलने के 4 सबसे मुख्य कारण हैं। पहला असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा निडल साझा करना, और तीसरा है व्यक्ति को संक्रमित रक्त को चढ़ाना, और फोर्थ है गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये एक विभिन्न रास्तों से HIV फैलने का खतरा
उसमें जो सबसे ज्यादा रिस्क है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये आपके सामने एक तालिका खुली हुई है। इसमें आप देखिए कि यदि व्यक्ति को खून चढ़ाने से सबसे ज्यादा खतरा होता है, 90 to 95% जो है इसमें रिस्क रहती है, और उसके बाद गर्भवती महिला से उसके जन्मे बच्चे को 15 to 40% चांसेस होते हैं। और यौन संबंध बनाने में भी 3 तरह के हैं। यदि आप योनि संभोग करते हैं, गुदा संभोग और मुख संभोग, उसमें आप अलग अलग देख सकते हैं कि उनके परसेंटेज डिफर है। लेकिन जो सबसे मेन जो आप HIV पीड़ित होते हैं वो खून चढ़ाने से, मतलब 90 to 95% सबसे ज़्यादा चांसेस है कि यदि आपको किसी व्यक्ति का HIV का इन्फेक्टेड ब्लड यदि आपकी बॉडी में आ गया है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप PLHIV जो है आपको HIV वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। इसके बाद इंजेक्शन वाले नशीले पदार्थों का प्रयोग करने से, यदि कोई व्यक्ति है जो संक्रमित सुई से, यदि कोई व्यक्ति है जिसको HIV है और उसकी सुई को यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसके चांसेस 0.67% है। इसके बाद निडल स्टिक के संपर्क से भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन आंख में, मुंह या नाक के संपर्क में, ये 0.09% है, पर मेन 4 रीजन वही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारे समाज में ही रहता है कि जिस व्यक्ति को HIV पेशेंट होता है तो हमें लगता है कि हम उसको यदि गले मिलने से या हाथ मिलाने से या मच्छर के काटने से या लार पसीने के संपर्क में आने से तो हमें लगता है कि शायद हमें भी HIV हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से किसी भी रीजन से HIV नहीं फैलता है ना। अगर कोई HIV पेशेंट है, यदि आप उससे गले लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, खाने से, पीने से, किसी भी तरीके से HIV नहीं फैलता है, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। जो 4 रीजन है उसके अलावा इनसे तो बिल्कुल नहीं फैलता है, क्योंकि मुझे लगता है गले मिलने से शायद प्यार बढ़ता है, HIV नहीं फैलता है। नेक्स्ट देखिए, ये प्राथमिकता जो जनसंख्या, इसमें सभी गर्भवती महिलाएं हैं, HIV से पीड़ित महिलाओं से जन्मे बच्चे हैं, HIV से पीड़ित महिलाओं के बिना परीक्षण वाले बच्चे हैं, कम बुद्धि या गंभीर कुपोषण, मुंह के छाले, गंभीर निमोना और सिम्पेसिस वाले बच्चे हैं, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में HIV/AIDS के लक्षण वाले रोगी जिसमें इमरजेंसी भी शामिल है। मतलब ये हमारी प्राथमिक जनसंख्या है जो कि जिनकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि गर्भवती महिला है, यदि उसकी जांच हो गई और हमें पता चल गया कि वो HIV पेशेंट है तो शायद हम ART के थ्रू उस बच्चे को HIV होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने आपको बताया, ये उच्च जोखिम समूह है HIV के लिए, जिसमें महिला सेक्स वर्कर है, फीमेल सेक्स वर्कर्स, उसके बाद MSM है जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके अलावा IDU है जो इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोग हैं, और TG हैं, और उच्च जोखिम समूह के जीवन साथी। इसका मतलब ये है कि इन महिलाओं के पार्टनर्स, मतलब ये तो हैं फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, पुरुष हैं, और जो लोग इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करते हैं या हिजड़े हैं, पर इनके साथ जो इनके जो पार्टनर्स हैं उनको भी HIV होता है, तो वो लोग भी उच्च जोखिम समूह में हैं। इसलिए हमारे यहाँ उन लोगों की भी टेस्टिंग होती है जो इनके पार्टनर्स होते हैं। और यदि हम ब्रिज पॉपुलेशन वे होती है, वे लोग जो उच्च जोखिम समूह के साथ जोखिम युक्त व्यवहार में शामिल है, और ऐसी आबादी जो वायरस के संक्रमण का खतरा उत्पन्न करते हैं। उनमें ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, इसके अलावा जो प्रवासी माइग्रेंट लोग होते हैं जो यहाँ से वहाँ प्रवास करते हैं, वो भी HIV वायरस को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। भारत सरकार ने 2017 में HIV/AIDS का एक एक्ट पास किया है। इस एक्ट में सरकार ने खुद ये चीज मानी है, या संसद में ये सारे सांसदों ने मिलकर एक सहमति से होकर इस बात को माना है कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना केवल रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं में और सार्वजनिक सुविधाओं, इन तीनों में यहाँ पे उनके साथ भेदभाव होता है तो ये कानूनी अपराध है यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो। और HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के लिए HIV सुरक्षित डिलीवरी किट का इस्तेमाल करते हुए संस्थागत प्रसव करवाना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि कोई महिला है जो HIV पॉजिटिव है तो हॉस्पिटल से उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इस एक्ट में बताया गया है कि यदि वो HIV पीड़ित है भी तो भी उसका सुरक्षित संस्थागत प्रसव होना चाहिए।
इसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को पर्याप्त चिकित्सीय सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में देखभाल प्रदान की जाए। PNHIV के लिए निम्नलिखित कुछ सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा हेल्प डेस्क, सामाजिक हकदारी और सामाजिक सुरक्षाएं योजनाएं, संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा पोर्टल। ये PNHIV पेशेंट्स के लिए ये पोर्टल उपलब्ध है। थैंक यू। उपस्थित हैं, हम सभी जो हैं आज ये शपथ करें कि हम कभी भी जो एक HIV से पीड़ित व्यक्ति हैं उसके साथ कभी भी छुआछूत नहीं करेंगे, उसके साथ ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, और न केवल हम अपने समाज में अपने परिवार को ये जागरूकता फैलाएंगे कि गले मिलने से, मच्छर के काटने से या किसी और कारण से HIV नहीं होता है। HIV के केवल मुख्य 4 कारण हैं और उसके बारे में आप अपने दोस्तों को, आप अपने परिवार में और समाज में जो है ये जागरूकता फैलाएंगे। तो आप सभी ये शपथ लीजिए आज, क्योंकि आज हम 7 दिसंबर है आई थिंक, तो हम लोग विश्व एड्स दिवस के सप्ताह के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो किसी भी HIV पीड़ित के साथ इस समाज में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। हम आपकी इस जानकारी को आगे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आभार प्रदर्शन के लिए निधि राजपूत को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं आभारी हूँ हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य चंदा तालेकर मैडम जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए अनुमति प्रदान की। इसके पश्चात हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रोहिणी परमार मैडम जी एवं उनके साथियों, जिन्होंने इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की हैं। धन्यवाद, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगिता मंडलिक मैम एवं शीतल ब्राह्मणी मैम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया। यहाँ उपस्थित महाविद्यालय की प्राध्यापकगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं समस्त छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को धैर्यपूर्वक सुना, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जागरूक हुए होंगे और आगे भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और आज के कार्यक्रम के संचालक रूपाली चौरे सर का भी धन्यवाद करती हूँ। तकनीकी सहायता के लिए भावना विसौटी, निकिता गौड़ का भी आभार व्यक्त करती हूँ। मंचीय व्यवस्था के लिए गरिमा गौड़ का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए। धन्यवाद।